तमाम अहलियान हैदराबाद को और तेलंगाना के अवाम को और उन तमाम लोगों को जो हमारी तारीख को और तारीखी इमारतों को बचाना चाहते हैं और अपनी तारीख को ज़िंदा रखना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी दे रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में चारमीनार असम्बली हलक़े में खुर्शीद जा की ड्योढ़ी जो 140 साल पुरानी ड्योढ़ी है और एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट है और बरसों से अवाम का ये इसरार था, मुतालबा था कि इस तारीख़ी इमारत को असर नौ इसको रिनोवेट किया जाए, इसको बचाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पर खुर्शीद जा की ड्योढ़ी के रिनोवेशन का काम आप देख रहे हैं, वो ज़ेर दौरान है और क़रीब 12 करोड़ की लागत से ये काम किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ सवानी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड का कि उनको ये काम दिया गया है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक साल के अंदर ये बिल्डिंग की जो ओरिजिनल खूबसूरती थी या उसके जो 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 उसकी जो खूबसूरती थी इंशाअल्लाह ताला उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। और अभी हमको ये बताया गया कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वही मटेरियल गच्ची इस्तेमाल की जा रही है जो इसकी इमारत में तामीर के खुद शुरू किया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक साल भर के अंदर खुर्शीद जा की ड्योढ़ी का ये रिनोवेशन का काम मुकम्मल हो जाएगा। इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल ये बताया गया है कि ये इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ग्रेड 2B हेरिटेज में है और इसको डिज़ाइन किया था नवाब खुर्शीद जा बहादुर के दादा ने, जो शमसुल उमरा अमीर कबीर के नाम से मशहूर है, और इसको मुकम्मल किया रशीदुद्दीन खां साहब ने 19वीं सदी में। वैसे ही मैं बताना चाहूँगा गुलजार हाउस का रिनोवेशन हुआ मजलिस की नुमाइंदगी पर और जो पत्थरगट्टी में कमाने हैं उसका रिनोवेशन हुआ और ख़ास तौर से उसमें हमारे उस वक्त के रुकन असम्बली और मौजूदा रुकन बल्दिया की बड़ी मेहनत रही। ये रिनोवेशन का काम वहाँ पर हुआ है और अभी इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं सरदार महल का भी रिनोवेशन चल रहा है और पिछले 4-5 दिन पहले नए कमिश्नर बल्दिया के साथ मैंने दौरा भी किया था। तो ये हमारी कोशिश यही है कि इस हेरिटेज जो हमारे हैदराबाद का है उसको बचाया जाए, उसको अच्छा किया जाए और इंशाअल्लाह ताला इससे टूरिज़्म में इजाफ़ा होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी तारीख़ी इमारतों की हिफाजत करेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। मैं अवाम अन्नास को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। अभी मैं जजमेंट पढ़ा नहीं मैडम, जजमेंट पढ़ के ही बोल सकता हूँ मैं। सर, स्टेट गवर्नमेंट कल परसों से सब्सिडी सिलेंडर देने को जा रही है, 40 लाख आदमी को ही देने वाली बात कर रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या? ने भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट जब आएगा तो उस पर भी कोई तबसरा कर सकूँगा मैं। अब आप बोल रहे नहीं मालूम मेरे को, मगर पहले ये बताया गया था कि जो भी गरीब है उनको दिया जाएगा और या फिर जिसके पास रेशन कार्ड है उनको दिया जाएगा। तो नहीं मालूम, देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि और हम भी यही चाहेंगे कि जितने गरीब अफराद हैं उनको ये गैस के सिलेंडर की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले और बरखीम इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट्स की स्कीम में उनको फ़ायदा मिले क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। असली कला के जलसे में असम वाले मुद्दे पर आपने बात की थी, उसमें कई लोगों का ये भी कहना था कि इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए बात की जा रही है, महिलाओं के वोटर्स जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लेकर आप टारगेट करके बात कर रहे हैं। ऐसा है ना कि जब हम सच्चाई को बयान करते हैं तो वोट बैंक हो जाता है और नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से कर रहे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट लेने के लिए, तो उसकी कोई बात नहीं करते। आसाम में जो कानून को आसाम के मुख्यमंत्री और बीजेपी की सरकार ने ख़त्म किया है वो भी रात के 12 बजे वो कानून ख़त्म करे जो 90 साल पुराना कानून है। उस कानून के तहत आसाम के मुसलमानों की शादी वहाँ के रजिस्ट्रार या काजी के तहत होती थी और उसके बाद उनको निकाहनामा का सर्टिफिकेट मिलता था। अब उन्होंने क्या काम किया
कि उसको सिस्टम को बर्खास्त कर दिया। अब मुसलमानों की शादी तो निकाह से होती है ना, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह का प्रोविजन है क्या, बताइए मेरे को। भाई मेरा रिलीजियस ड्यूटी है, मैं अपने रिलीजन के लिहाज से शादी करूंगा ना। स्पेशल मैरिज एक्ट में तो रिलीजन नहीं है, वो तो एक न्यूट्रल सेकुलर लॉ है। तो अब निकाह का आप उसमें कॉन्सेप्ट निकाल दिया, नंबर 1। दूसरा, मुसलमानों में जब शादी होती तो दूल्हे की तरफ से उसकी होने वाली वाइफ को, दुल्हन को महर देना पड़ता। महर मुअज्जल माने फौरन दे देना, उसका जिक्र होता उसमें कि इतने महर इतना दिए, या बाद में देंगे तो उसका भी जिक्र होता। अब आप बताइए, ये वो भी निकाल दिया अब आप, तो इससे महिलाओं का नुकसान होगा नहीं होगा? और इस्लाम में महर देना फंडामेंटल है, जरूरी है। अब उसी को गायब कर दिए। अब वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसा हो बताइए मैडम मेरे को। आप महिलाओं को जो राइट है महर का, जो किसी रिलीजन में नहीं है, आप उससे उनको महरूम कर दे रहे। आप चलिए समझो, आपको बोलेंगे बोला उसमें उसका निकाल दिए। अब आप ये बताइए कि स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या करना है मेरे को। और स्पेशल मैरिज एक्ट का आपको मैं बता रहा हूं, स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर आपको रजिस्टर होती है शादी, तो इनहेरिटेंस भी नहीं मिलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत। ये स्पेशल मैरिज एक्ट का मामला है। तो ये मकसद क्या है कि मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर कर दिया जाए, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर दिया जाए। मेरा निकाह मैं नहीं करूंगा, स्पेशल मैरिज में कैसा करूंगा बताइए। और फिर उस बच्ची का क्या होगा, उसको महर नहीं मिलेगा। तो महर एक फंडामेंटल कंपोनेंट है मुस्लिम मैरिज में, और वो होता भी नहीं उसके बगैर। अब दूसरी बात यह है कि आसाम में जो मुसलमान है 51%, 51% मुसलमान, आसाम के 20% सबसे गरीब लोगों में शुमार होते। आप उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या कर रहे बताओ। आप ही तो, आपकी सरकार है ना। और वही परसेंटेज आप देख लो नॉन मुस्लिम में कम है। गरीबी जिसमें ज्यादा है वो मुसलमानों में, आप उनकी मदद नहीं कर रहे। और इसी चौथी बात यह है कि भारत सरकार का डेटा है, 12 लाख बच्चों की चाइल्ड मैरिज हुई। कितने मुसलमानों की बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और वहां के हेमंत बिस्वा शर्मा को, बताओ 84% नॉन मुस्लिम की हुई चाइल्ड मैरिज, 11% मुसलमान उसमें है। मगर आप बाजा बजा रहे, हमारा बदनाम कर रहे पूरे देश में। चाइल्ड मैरिज सब में हो रही। पांचवी बात यह है कि फीमेल फिटिसाइड और इन्फेंटिसाइड आसाम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आसाम के मुख्यमंत्री को यह जवाब देना पड़ेगा, क्या यह बात सच नहीं है कि अगर 1000 बच्चे पैदा होते तो 923 बच्चियां पैदा होते। इसको रोकने के लिए क्या कर रहे आप। और 2036 माने 2036 में वहां पर मर्द ज्यादा रहेंगे, महिला कम रहेंगे। अब इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, यह भी आप डाल देंगे मुसलमानों के गले में। और आखिरी बात यह है, यह कानूनी बात आपसे कर रहा हूं कि अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो वो वाइडेबल है, वाइड नहीं होती शादी, ये कानून है। तो किसके कान में फूल लगा रहे बीजेपी आरएसएस वाले। और ये क्या बात है कि आप एक्सेप्शन दे रहे हो उसको, ट्राइबल्स को। क्यों देंगे एक्सेप्शन ट्राइबल्स को आप एक्सेप्शन दे रहे हैं। अच्छा, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी, हिंदू मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है, स्पेशल मैरिज एक्ट में एक्सेप्शन है। तो मकसद एक ही है कि आसाम के मुसलमानों का रिलीजियस कैरेक्टर खत्म कर दिया जाए। अब कैसे शादी होंगी बताइए, निकाह नहीं होगा, कैसे शादी करना। स्पेशल मैरिज एक्ट में निकाह होता है क्या, स्पेशल मैरिज एक्ट में महर मिलता है क्या लेडीज को। तो ये मकसद उनका यही है, ये इनकी नफरत है, इनका काम यह। और आसाम के मुख्यमंत्री ज्यादा हैदराबाद को आ रहे, तेलंगाना को आ रहे। अरे पहले अपने स्टेट में आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनपीआर एनआरसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, आप उसको एक्सेप्ट करो आप। ये है। क्या आप न्यायिक तौर पर इस पर लड़ने की देख रहे हैं? अभी तो आप मेरा रिएक्शन पूछे, रिएक्शन दे दिया। अब आगे क्या करना है वो आसाम की जनता करेगी, हमको जो करना है करेंगे, नहीं करेंगे।
मगर आपका सवाल का भी जवाब दिया हूं मैं। अच्छा, एक सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में जो है इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी लेकर आए, उसमें भी क्या कर दिए, एक्सेप्शन दे दिए, ट्राइबल्स को अप्लाई नहीं होगा। हिंदू मैरिज एक्ट के एक्सेप्शन वो अप्लाई करेंगे, हिंदू एडॉप्शन एक्ट के एक्सेप्शन। तो भाई जब एक्सेप्शन दे रहे तो यूनिफॉर्म कहां है वो? आप सिर्फ मुसलमानों को उनका रिलीजियस कैरेक्टर छीनना चाह रहे, मेरी मजहबी शनाख्त को खत्म करना चाह रहे आप। ये कैसे होगा बताइए आप? अरे अच्छा, उस उत्तराखंड के कानून में अब आप ये बोल रहे कि अगर इस्लाम में यह है कि अगर कोई औरत विडो हो जाती है उनके शौहर के इंतकाल के बाद तो इद्दत के दिन रहते 4 महीने, आप बोल रहे वो भी अप्लाई नहीं होगा, क्या जबरदस्ती शादी कर देंगे उसकी? आप करना क्या चाह रहे? आपकी नफरत है ये, नफरत है ये। अच्छा, राइट लिव इन रिलेशनशिप है, रजिस्टर करना, प्राइवेसी का जजमेंट क्या होगा फिर पुट्टू स्वामी का? ये सब चीजें हो रही है।